नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अंकित पांडे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम कितने तरीक़ों से हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। जिन हिस्टोरियंस ने इतिहास को लिखा उस समय उनकी सोच क्या थी, किस तरीके से अलग अलग इतिहासकार सोचता है, ये हमको इस चैप्टर के माध्यम से पता चलेगा और हम यहाँ से इतिहास के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म करेंगे, यानी कि हम इसमें 3 मेजर अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। पहला कॉलोनियल अप्रोच, दूसरा नेशनलिस्ट अप्रोच और तीसरा जो है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो टोटल 3 अप्रोचेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट। चलिए एक एक करके इन सारे अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं अपना पहला अप्रोच, कॉलोनियल अप्रोच। तो फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी द कॉलोनियल स्कूल ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन इन इंडिया। तो 19वीं शताब्दी तक है ना, लगभग 19वीं शताब्दी के ज़्यादातर हिस्सों में हमको ये दिखता है कि लगभग ब्रिटिश साम्राज्य अपना एक मजबूत पकड़ जो है वो इंडिया पे बना चुका है। द टर्म कॉलोनियल अप्रोच हैज़ बीन यूज्ड इन 2 सेंसेस। तो 2 तरीक़ों से हम इसका यूज़ कर सकते हैं कॉलोनियल अप्रोच का। पहला तो हम यूज़ कर सकते हैं कि जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, है ना, जो औपनिवेशिक जो देश थे, उनकी जो हिस्ट्री लिखी गई वो कॉलोनियल अप्रोच के अंदर आएगी। जो दूसरा हम सेंस यूज़ करते हैं कॉलोनियल अप्रोच का वो ये है कि जो लोग इस कॉलोनियल आइडियोलॉजी के डोमिनेशन से इन्फ्लुएंस हैं, है ना, ऐसे लोग जिनको लगता है कि जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी है, जो उपनिवेशवाद है वो सही है, ऐसी मानसिकता से प्रभावित जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से हिस्ट्री लिखी, जिस तरीके से अपनी किताबें लिखी, जर्नल्स पब्लिश किए, उन्हें भी हम रखते हैं कॉलोनियल अप्रोच में, ठीक है। इट इज़ इन द सेकेंड सेंस दैट द मोस्ट हिस्टोरियंस टुडे राइट अबाउट द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। इन फैक्ट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अबाउट द कॉलोनियल कंट्रीज बाय द कॉलोनियल ऑफिशियल्स। तो औपनिवेशिक जो उपनिवेशवाद है उसके बारे में अगर कोई उनका ऑफिसर है ना, समझिए एक गवर्नमेंट है और क्या गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल अपनी ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है? क्या आपने ऐसा कभी देखा है? तो नॉर्मली ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है कि खुद ही की गवर्नमेंट को कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो जो भी लोग कॉलोनियल माइंडसेट से प्रभावित होते थे, जिनको लगता था कि उपनिवेशवाद सही है, तो वो जब इतिहास लिखते थे ना, तो वो इसी तरीके से लिखते थे कि नहीं भाई, कब्जा करना सही है ना, हम इनको सिविलाइज्ड बना रहे हैं, हम इनको रहने का ढंग सिखा रहे हैं, हम इनको कैसे देश चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हम इनको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था कि भाई हम जो है वो सही हैं। तो कॉलोनियल कंट्रीज बाय द कॉलोनियल ऑफिसर्स वाज रिलेटेड टू द डिज़ायर ऑफ डोमिनेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल, ये कहना कि उपनिवेशवाद सही है, इसका एक जस्टिफाइड मतलब उसको जस्टिफाई करते थे, ये बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है, जो उपनिवेशवाद है वो सही है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि उपनिवेशवाद सही था या अंग्रेज़ों ने जो कब्जा किया वो सही था, हमें सिविलाइज बनाने के लिए किया, वेस्टर्न एजुकेशन जो हमें देने के लिए किया, हम अनपढ़ हैं, ऐसे हैं, और कितना सही है कितना गलत वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी अप्रोच आपको अच्छी लगती है देखने में या फिर पढ़ने में, ठीक है। चलिए आगे चलें। ओके, हेंस इन मोस्ट सच हिस्टोरिकल वर्क्स देयर वाज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिजिनस सोसाइटी एंड कल्चर। Simultaneously, there was a praise for the Western culture and values and glorification of individuals who established the colonial empires. तो जहाँ जहाँ इन लोगों ने कॉलोनीज़ बनाई, वहाँ जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, ऐसे इतिहासकार जो कॉलोनियल माइंडसेट से प्रभावित हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने इतिहास लिखा तो उसमें क्या किया उन्होंने, उस जगह के जो सोसाइटी थी और जो उनका कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, उसको नीचा दिखाया। साथ ही साथ उसके अलावा ये किया कि जो भी वेस्टर्न कल्चर था और जो ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कॉलोनियल जो कॉलोनीज़ बसाने में उनकी हेल्प की, उनको ग्लोरीफाई करना शुरू किया। तो जो लोग होते थे वहाँ के इंडिजिनस लोग होते थे, उनको दबाना शुरू किया, उनके कल्चर को नीचा दिखाना शुरू किया, है ना, अपने किताबों में, अपने जो भी राइटिंग वगैरह होती थी उनमें। और जो कॉलोनीज़ जो बना रहे थे, जो लोग जो उनके ऊपर कब्जा कर रहे थे, उनको ग्लोरीफाई करना शुरू किया कि हम आपको
एडमिनिस्ट्रेशन सिखा रहे हैं, हम आपको रहने का ढंग सिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसा वैसा बोल के। द हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल, है ना, और माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टोन, विंसेंट स्मिथ एंड ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जेम्स मिल और माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टोन और विंसेंट स्मिथ, ऐसे ये बहुत सारे जो राइटर हैं, इन्होंने कॉलोनियल जो अप्रोच है इसी में, इसके इन्फ्लुएंस में आकर ये जो बातें लिखी। उनका तरीका ही यही होता था कि पहले इंडिजिनस जो भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशन को कमज़ोर दिखाओ, फिर अपने वेस्टर्न कल्चर को ऊपर दिखाओ, ताकि लोगों के मन में ऐसी भावना जगाओ कि हाँ नहीं नहीं भाई, हमारा तो गड़बड़ है, इनका अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे इतनी चतुराई से, इतने चालाकी से ये किया जाता था, लोगों के मन में ये भरा जाता था कि नहीं हम नीचे हैं और ये ऊपर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि जो ये कॉलोनियल अप्रोच रखने वाले हिस्टोरियंस होते थे, इनकी जो रचनाएं होती थी उनमें किस तरीके की हमको कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं हैं उनकी क्या देखने को मिलती थी। तो पहला जो है ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि भारत के लोग जो है ना वो प्राच्यवादी का मतलब ये है कि अपने पुराने अतीत को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं, जबकि उनका आज जो प्रेजेंट है वो बहुत ही बेकार है ना, ऐसा कहना है उनका कि अभी वो बहुत अपने अतीत में जी रहे हैं, अपने प्रेजेंट में जीना जो है वो उस प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, अपने अतीत को लेकर फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारे यहाँ इतिहास हमारा इतना अच्छा है। तो उनका कहना है कि भाई इतिहास अच्छा है, आपका इतिहास से क्या लेना देना है, अभी के बारे में सोचिए। तो उनका कहना है कि अभी जो टाइम है वो आपका अच्छा नहीं है, इसलिए हम जो है वो ब्रिटिश जो हैं वो कब्जा कर रहे हैं और आपको अच्छा बनाएंगे। दूसरा कि द ओपिनियन दैट ब्रिटिश बॉट यूनिटी टू इंडिया। दूसरा रीज़न ये है कि ये जस्टिफाई करते हैं कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आया वो अच्छा था, ये कह के कि भारत में जो राजा महाराजा हैं वो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इस वजह से जो यूनिटी है इंडिया की वो ब्रेक हो रही है। तो हम इंडिया में एकता लाने के लिए, ताकि वो लड़े भिड़े ना, एक सेंट्रलाइज सिस्टम ला रहे हैं जहाँ पे ब्रिटिश जो क्राउन होगा वो हेड ऑफ स्टेट होगा और सारे राजा महाराजा उसके अंदर काम करेंगे, जिससे लड़ाई कम होगी और यूनिटी आएगी इंडिया में। तीसरा जो है वो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी है, जिसके थ्रू ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो लोग पावरफुल होते हैं, जो सिविलाइज्ड होते हैं, उनको ही धरती पर रूल करने का अधिकार है ना। डार्विनिज्म आपने सुना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो सुनी है, कि जो भाई जो अडैप्ट कर लेगा, जो यहाँ पे रहने की ताकत रखेगा, जिसके पास ताकत होगी वो जिएगा, है ना, जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा। तो इन्होंने सोशल डार्विनिज्म इस थ्योरी को अपनाया कि भाई जो सिविलाइज्ड होगा, ज़्यादा जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, ये अपने आप को समझदार मानते थे, बाकी लोगों को अनसिविलाइज्ड मानते थे जहाँ भी ये कब्जा करने जाते थे। चौथा, इनको लगता था कि इंडिया जो है वो एक गतिहीन जो समाज है, मतलब यानी कि स्टेगनेंट सोसाइटी है। इसका मतलब ये कि इनका कहना था कि हम इंडिया को गाइड करेंगे ताकि इंडिया आगे बढ़े, है ना। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं, इंडिया से तो इन्होंने पूछा भी नहीं कि भाई इंडिया तो क्या पता है, इंडिया के बारे में इनको कुछ अता पता है नहीं। ये आते हैं बस एक देखते हैं कि अरे रे रे यहाँ तो बहुत हम लोग के हिसाब से नहीं है ये, तो ये अपने हिसाब से बनाने के लिए ये कह देते हैं कि इंडिया जो है वो एक ख़राब सोसाइटी है और हम इसको अच्छा बनाएंगे। इसको हम नाम देते हैं वाइट मैन्स बर्डन। यानी इनको लगता है कि सारी दुनिया का जो भार है, जो लोगों को सिविलाइज करने का जो भार है, वो इनके ऊपर है। और पाँचवां, इस्टेब्लिशिंग पैक्स ब्रिटानिया टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस टू बेकरिंग सोसाइटी। तो ऐसे लोग जिनकी सोसाइटी, जो समाज बिखरे हुए हैं, इनको लगता था कि हम एक पैक्स ब्रिटानिका बनाएंगे, यानी कि ऐसे रूल जहाँ पे ब्रिटेन रूल करेगा और एक ब्रिटेन द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर, जो भी पीस होगा, जो शांति होगी, वो ब्रिटेन द्वारा दिलाई जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप को दुनिया में श्रेष्ठ साबित करने के लिए लोगों पर दबाव डालते थे। तो जो भी हिस्टोरियंस भी है ना, वो इसी तरीके से इनकी इस अप्रोच को जस्टिफाई करते हैं, यही सब बातें बता के कि आप पिछड़े हुए हैं, आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, आप सिविलाइज नहीं हैं, आपके जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके यहाँ लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम आपको अच्छा बनाने के लिए, आपको सिविलाइज बनाने के लिए, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, आपके यहाँ लड़ाइयाँ ना हो, आपका समाज बेहतर बने, इसके लिए हम आपके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। यही हमारा अप्रोच है, ठीक है। इसी को हम कॉलोनियल अप्रोच करते हैं। आगे चलें, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच की।
The nationalist approach to Indian history can be described as one which tends to contribute the growth of nationalist feeling, है ना। तो ये हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वजह से लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जो है वो उत्पन्न हुई। हमारे यहाँ जो लोग अलग अलग धर्म के आधार पे, अलग अलग जाति के आधार पे, अलग अलग भाषाओं के आधार पे जो एक दूसरे से बटे हुए थे, वो अब एक कॉज के लिए, एक रीज़न के लिए, एक केवल लक्ष्य के साथ कि हम भारतीय हैं, ये भावना अब हमारे अंदर आ रही थी। दिस अप्रोच लुक्स एट द नेशनल मूवमेंट एज मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल विच ग्रो आउट ऑफ द ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग ऑल पीपल ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ होता ये है कि जो अभी तक जो नेशनल मूवमेंट था, जो किसी खास जगह पे किसी खास व्यक्ति के खिलाफ या किसी खास जो कॉलोनियल रूल के खिलाफ पर अपनी अपनी जो प्रॉब्लम लेके लड़ रहे थे लोग, केवल खास चीज़ों के लिए, है ना। कोई अपने कपड़े के लिए, कोई भूख के लिए, कोई अपने राज्य के लिए, कोई ज़मीन के लिए, तो अलग अलग जो बटे हुए थे, है ना, कोई संस्कृति के लिए, अब सब जो है वो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे सबको ये समझ में आ रहा है कि हम किसी जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे जो बटे हुए हैं, वो अब धीरे धीरे बटना कम कम हो रहा है। और अभी लोगों के अंदर एक भावना कि हम सब भारतीय हैं, हमें भारत की आज़ादी के लिए लड़ना है। और इस जो ये कॉलोनियल रूल है, जो ये उपनिवेशवाद जो यहाँ पे चल रहा है, उनका जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, जो हमारा ये शोषण हो रहा है, इसको ख़त्म करना है। दिस अप्रोच डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू एंड इन कन्फ्रंटेशन विद द colonial approach. It should be noted that the nationalist historians of modern India did not exist before 1947. तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो कॉलोनियल अप्रोच था, जिसमें वो कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ ये कॉलोनियल रूल सही है, उसके अपोजिट, उसके काउंटर में ये अप्रोच आई, नेशनलिस्ट अप्रोच, जिसका कहना था सीधा सीधा, जिनका कहना था कि नहीं भाई, कॉलोनियल आपको जो रूल है ये गलत है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। इसके अलावा याद ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, वो 1947 से पहले थे ही नहीं। बिफोर 1947 नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मेनली डील, जो भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी वो बात करते थे मॉडर्न एंशिएंट पीरियड की या मिडेवल पीरियड की, है ना। तो एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री की बात किया करते थे जितने भी 1947 से पहले नेशनलिस्ट हिस्टोरियन से। हाउएवर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी एक डिटेल्ड और साइंटिफिक जो क्रिटिसिज्म है वो कॉलोनियलिज्म का शुरू हुआ, जब लोगों ने, जब हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने जब ये दिखाना शुरू किया लोगों को कि किस तरह से हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, केवल किस लिए, क्योंकि उनको हमारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, वो हमारे ही जनता के लिए, हमारे ही जनता का जो रिसोर्सेस हैं, हमारे लोगों के जो रिसोर्सेस हैं, हमसे ही ले रहे हैं और वापस हमें ही कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज का वो यूज़ करते हैं और उल्टा हम ही को ये शोषित किया जा रहा है, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और जो पैसा है, जो पूंजी है, वो यहाँ से लोग दूसरे देशों में ले जा रहे हैं। तो जो भी हमारे नेशनलिस्ट राइटर थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, एम जी रानाडे हैं, जी.वी. जोशी हैं, आर.सी. दत्त हैं, के.टी. तेलांग है, जी.के. गोखले हैं, डी वाचा हैं, तो इन सब ने इस कॉन्सेप्ट, इस एक टॉपिक को पकड़ा ताकि हम ये बता सकें। सबसे ज़्यादा लोगों को समझ में आती है तब उनको समझाओगे। समझाने वाले लोग अब भारत में लोगों को मिल रहे थे, है ना, जिनको ये पता था कि भाई अब समझाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि लोगों को दिखाओ कि भाई देखो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, ये जो रिसोर्सेस हैं वो तुम्हारे हैं और तुम्हारे रिसोर्सेस कोई और लेके जा रहा है। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक तरीके से बताओगे उनको, इकोनॉमी जब समझाओगे कि भैया देखो ऐसा है कि पैसा तो तुम्हारा ही है पर यूज़ कोई और कर रहा है, तब लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। सखाराम गणेश देओस्कर, जो कि श्री अरविंदो घोष जी के एसोसिएट थे, है ना, क्लोज एसोसिएट थे, उन्होंने नारोजी और रानाडे के जो आइडियाज़ थे उनको पब्लिश किया देशर कथा में। देशर कथा 1904 में बंगाली में पब्लिश हुई। ठीक है, दी ओनली अकाउंट्स ऑफ नेशनल मूवमेंट वॉज बाई नेशनलिस्ट लीडर। हिस्टोरियंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, नेशनलिस्ट लीडर की बात कर रहे हैं, जैसे आर.जी. प्रधान, ए.सी. मजूमदार, जे.एल. नेहरू एंड पित्तबी सीतारमैया। इन लोगों ने कई तरह के नेशनलिस्ट आइडियाज़ और नेशनल मूवमेंट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी।
इसके अलावा अगर बात करें तो आर.सी. मजूमदार और ताराचंद हमारे नोटेड नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं मॉडर्न इंडिया के। ठीक, आगे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच की। द बिगनिंग ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंडिया वॉज हेराल्डेड बाय 2 क्लासिक बुक। तो 2 किताबों की वजह से इस अप्रोच ने इंडिया में तेज़ी पकड़ी। रजनी पालमे दत्त की इंडिया टुडे और A.R. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रजनी पालमे दत्त की इंडिया टुडे और A.R. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फेमस लेफ्ट बुक क्लब, इसके लिए ये किताब जो है इंडिया टुडे, ये पहली बार लंदन में 1940 में पब्लिश हुई। ठीक है, तो 1914 में ये पहली बार इंडिया टुडे जो रजनी पालमे दत्त द्वारा लिखी गई, ये इंग्लैंड में 1940 में पब्लिश हुई। किसके लिए? लेफ्ट बुक क्लब के लिए, है ना। उसके बाद इंडिया में ये 1947 में पब्लिश होती है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो A.R. देसाई की सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये पहली बार 1948 में पब्लिश होती है। अनलाइक द इम्पीरियलिस्ट और कॉलोनियल अप्रोच, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस भी कार्ल मार्क्स की तरह सोसाइटी को केवल 2 तरीके से देखते थे। जिस तरीके से कार्ल मार्क्स का कहना था कि इस सोसाइटी में केवल 2 तरीके के लोग हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास, एक वर्कर क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास वर्कर क्लास का हमेशा शोषण करती रहेगी अगर इनको भी उस लेवल तक उठाया नहीं गया तो उन्होंने सीधा कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दो, एक सोशल प्रॉपर्टी रखो, जो भी काम होगा इस सोसाइटी में उस पर सबका अधिकार होगा, सारे लोग मेहनत करें, सारे लोग खाना मतलब पैसे कमाएं, सारे लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए। कैपिटलिस्ट क्लास ही प्रॉफिट क्यों ले, है ना। वर्कर क्लास हमेशा एक्सप्लॉयटेशन उसका क्यों होता रहेगा, है ना। आपने देखा होगा इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ते चले जाते हैं और उसमें फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जो है वो मजदूर ही रह जाता है ना। तो ये इस तरीके से मार्क्स डिफाइन करते हैं और उसी तरीके से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस भी हिस्ट्री को देखते हैं। उनका कहना है कि 2 ही तरीके के लोग हैं, एक कॉलोनियल मास्टर्स जो कॉलोनीज बनाते हैं और वहाँ के लोगों का रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, और एक तो जिनके यहाँ पे जो कब्जे में आए हैं, जैसे इंडिया के ऊपर कब्जा किया तो इंडिया के लोग जिनका शोषण हो रहा है। तो उनका कहना है कि यही 2 तरीके के लोग हैं। साथ ही साथ वो नेशनलिस्ट का भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अनलाइक द नेशनलिस्ट दे ऑल्सो टेक फुल नोट ऑफ इनर कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। तो उनका कहना है कि ठीक है आप नेशनलिस्ट की बात करते हैं, पर हमको ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ जो लोग हैं, अब भी लोगों के अंदर जो जाति है, जो धर्म है, वो अभी भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भरा हुआ है। अभी भी हम लोग भारतीय होकर कहीं भी लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये मार्क्सिस्ट का जो हिस्टोरियंस है उनका कहना है कि भी देखो 2 ही तरीके के लोग हैं, एक वो जिनका शोषण हो रहा है और एक वो जिनका जो शोषण कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि देखो भैया कोई और कास्ट और कोई चीज़ है नहीं, है ना। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जो बात करते हो वो सब बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमारे अंदर, समाज के अंदर, लोगों के अंदर जो अलग अलग भाग में जो लोग बटे हुए हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक, यहाँ तक समझ में आई, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे हिस्ट्री को पढ़ने के 3 अप्रोच खत्म हो जाते हैं, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट। आगे के अप्रोचेस के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।